मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में आपको एक्सरसाइज 4.4 में दो क्वेश्चंस को समझाया गया था। अब इसके बाद उसी के आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल में। तो तीसरे सवाल में देखिए दिया जा रहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा बराबर ये जो सारणिक दी जा रही है इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें इस किसी भी सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, उसका प्रसार। ठीक है, तो प्रसार के लिए लिखा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों का सहखंडों का प्रयोग करके हमें प्रसार करना है। तो सबसे पहले हम उसके दूसरी पंक्ति के सहखंडों का मान निकाल लेंगे और फिर इसकी सहायता से हम इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति में देखिए ये है तुम आपकी दूसरी पंक्ति जिसको हम R2 कहते हैं, जिसके अवयव हैं 2, 0, 1। हमें क्या करना है, इन तीनों के सहखंडों का मान निकालना है। तो सहखंडों का मान निकालने के लिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम उप सारणिक का मान निकालेंगे। सबसे पहले उप सारणिक का मान निकालेंगे और उसके बाद उसकी सहायता से सहखंड का मान निकालेंगे। तो जब हम उप सारणिक का मान निकालेंगे तो देखिए कि ये जो पोजीशन है दूसरी पंक्ति में, इसकी ये दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो इसको कहेंगे 2, 1। तो इसका जो उप सारणिक बनेगा इसको नाम देंगे M21। तो M21 का जो उप सारणिक बनेगा उसको क्या बोलेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके रो कॉलम को हटा देंगे। तो जब रो कॉलम हटाएंगे तो देखिए ऊपर 3, 8 है और नीचे 2, 3 है। ठीक है, तो लिख देंगे 3, 8 और 2, 3। इसको मान निकाल लेंगे, 3 × 3 9 माइनस 2 × 8 16। तो 9 - 16 करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो ये M21 का मान आ गया। ठीक, अब इसी तरह से जो बीच वाला एलिमेंट है उसका उप सारणिक निकालने के लिए हमें M22 का मान निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही काम कि हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के अवयवों को हटा देंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो देखिए ऊपर 5 और 8 आएगा। ऊपर क्या आएगा, 5 और 8। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इधर 1 है, नीचे क्या है, इधर 1 है और इधर 3 है। ठीक है, इधर 1 है और इधर 3 है। तो देखिए 5, 8, 1, 3। अब 5 × 3 15 माइनस 1 × A 8, यानी 8 आ गया। तो 15 - 8 करेंगे तो 7 आ गया। ठीक, तो इस तरह से M23 का मान निकालेंगे। M23 का मान निकालेंगे तो उसके लिए ये 23 की पोजीशन है। क्या पोजीशन है भाई, ये जो पोजीशन है ये A23 की पोजीशन है। तो हम क्या करेंगे, इसी का रो कॉलम हटाएंगे, इसी का रो कॉलम हटा देंगे। तो देखिए ध्यान से क्या बच रहा है, ऊपर 5, 3 है, नीचे 1, 2 है। ऊपर 5, 3 और नीचे क्या है, 1, 2 है। तो इसको इसी तरह से नोट कर लेंगे। तो ये देखिए ये 5, 3 और 1, 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 5 10 माइनस 1 × 3 3। तो 10 - 3 हल करने पर 7। तो हमने ये उप सारणिक मान निकाल लिए। अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड के लिए देखिए C21 का मान निकालेंगे। तो फार्मूला फिर से वही यूज करना है कि Cij बराबर -1 की पावर I + j × Mij। ठीक है, तो C21 का मान निकालेंगे तो इसका मान निकालने के लिए I की जगह 2 रखना होगा और j की जगह 1 रखना होगा। तो -1 की पावर 2 + 1 × M21। M21 का मान पहले निकाला जा चुका है, जिसका मान कितना है, -7 है। इसको यहाँ रख देंगे M21 की जगह पर, और ये वैल्यू जो -1 की पावर में है ये 3 आ जाएगा। तो -1 की पावर 3 -1 लिखेंगे और गुणे -7 करेंगे तो हल करने पर +7 आ गया। ठीक, ऐसे C22 का मान निकालेंगे तो इसके लिए इस फार्मूले में मान रखने पर -1 की पावर 2 + 2 × M22। M22 का मान देखिए कितना है, 7 है। इसको यहाँ 7 लिख देंगे और इसका मान -1 की पावर 4 आएगा जो कि +1 होगा और मल्टीप्लाई करने पर 7 आ गया। ऐसे C23 का मान निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 3 M23 का मान देखिए ये भी मान 7 है, तो इसको 7 लिखेंगे और -1 की पावर 5 करेंगे तो ये -1 आएगा और -1 × 7 करेंगे तो -7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने सहखंडों के मान निकाल लिए। अब हमें इस सारणी का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि जो अगर कोई सारणिक 3 कोटि की है तो उसका जो मान होता है वो किसी भी पंक्ति या स्तंभ, मतलब अगर हम पंक्ति की बात कर रहे हैं तो पंक्ति में यही काम करना है, स्तंभ में बात कर रहे हैं तो स्तंभ में के अवयवों तथा उनके संगत सहखंडों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है।
यानी हम किसी अगर पंक्ति में देखेंगे तो जो पंक्ति के अवयव हैं और जो उसके सैखंड होंगे उनके गुणनफलों का योग के बराबर होगा। अगर किसी स्तंभ में देखेंगे तो स्तंभ के अवयवों और उसी के सैखंडों के गुणनफलों के योग के बराबर होगा। तो फिलहाल ये हम किस में ले रहे हैं, ये दूसरी पंक्ति में ले रहे हैं। तो जो दूसरी पंक्ति के जो अवयव होंगे, ध्यान से सुनिएगा, दूसरी पंक्ति के जो अवयव होंगे वो और उसी के जो सैखंड होंगे उनके गुणनफलों के योग के बराबर होगा। तो यानी दूसरी पंक्ति में देखिए क्या है भाई, दूसरी पंक्ति में ये है दूसरी पंक्ति, तो ये जो अवयव है इसको कहेंगे A21, ठीक है। और इसका जो सैखंड होगा इसको बोलेंगे C21, ये हो गया इतना। फिर जो दूसरा अवयव होगा उसको बोलेंगे A22, इसका जो सैखंड होगा इसको बोलेंगे C22, और लास्ट में इस अवयव को लिखेंगे A23 और इसी का जो सैखंड होगा इसको बोलेंगे C23 और इनके गुणनफलों के योग के बराबर है। तो इन तीनों मानों को जोड़ देंगे। तो यही तो स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है कि 3 कोटि के सारणी का मान किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों तथा उनके संगत सैखंडों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। तो यानी दूसरी पंक्ति के परतर लिखा जाएगा A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23, इसका मान रख देंगे। तो A21 ये अवयव है, तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए ऊपर हमने लिखा हुआ है A21 का मान 2 है, A22 का मान 0 है और A23 का मान 1 है, ये 2 0 1, ठीक है। तो इसमें यहाँ नोट कर देंगे, इसका देखिए 2, इसका 0 और इसका 1। अब C के बाद सैखंड में देखते हैं। सैखंड के अभी हमने मान निकाले थे। C21 का मान कितना है 7, C22 का मान कितना है 7, C23 का मान कितना है -7। तो देखिए यहाँ 7, यहाँ भी 7, ये -7। अब इसको हल कर लेंगे, ये 7 × 2 14, ये 0 और ये -7, 14 - 7 7 आ गया, यानी इस सारणी का मान 7 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन और है लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको इसी तरह से हल करना है। प्रयास करेंगे आप भी कुछ क्वेश्चंस को हल करने का। अगर कोई समस्या होती है तो आप पूछ भी सकते हैं, तो आपको हम दोबारा समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इसमें दिया जा रहा है डेल्टा बराबर ये सारणिक मान दिया जा रहा है। सारणिक उसमें लिखा है AIJ का सैखंड AIJ। अब देखिए अभी तक हम जो सैखंड है वो हम C से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, और IUJ उसके रो कॉलम को इंडिकेट करता था। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो सेकंड है वो कैपिटल AIJ है। ये हमने आपको अभी पिछले एक वीडियो में बताया था कि कहीं कहीं इसको कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी तरह जैसे में लिखा हुआ है तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आपको बताना है कि डेल्टा का मान कैसे निकाला जा सकता है। तो जैसे अभी हमने आपको पिछला क्वेश्चन 3 नंबर बताया है, वो दूसरी पंक्ति के अवयवों के सैखंडों का प्रयोग करके बताया है। तो उसी तरह से आपको चेक करना है कि ये जो 4 ऑप्शन में लिखे हुए हैं, इनमें से किसी न किसी पंक्ति या स्तंभ के सैखंडों के प्रयोग से ये होगा। तो देखना है कौन सा सही लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है A11। तो ध्यान दीजिए हमेशा कि जो अवयव लेंगे उसी का सैखंड लिया जाता है। तो अगर हम A11 ले रहे हैं तो इधर कैपिटल में भी A11 ही होगा, तभी सही होगा। क्योंकि अभी देखिए हमने क्या क्वेश्चन ऊपर बताया था, ऊपर वाले क्वेश्चन पे आइए, हमने बताया था A21 था तो उसी का सैखंड था, जो अवयव ले रहे हैं उसी का सैखंड, प्लस फिर देखिए ये A22 तो उसी का सैखंड। लेकिन ये जो इस प्रकार से लेते हैं ये किसी न किसी एक पंक्ति में होना चाहिए या तो किसी न किसी एक कॉलम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने इसका पंक्ति और इसका सैखंड ले लिया, इसके बाद हम यहाँ चले गए, इसका पंक्ति इसका सैखंड ले लिया, फिर यहाँ आ गए, ऐसा नहीं। किसी पंक्ति में होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, किसी स्तंभ में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए फिलहाल ये तो उसी तरह से गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो अवयव है उसका सैखंड नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। बी में आइए, देखिए A11 कैपिटल A11, ये तो भाई ठीक है। अब A12 A21 ये बदल गया, यहाँ भी A12 होना चाहिए था तो ये भी हटा दीजिए। फिर इसमें आते हैं A21 है तो यहाँ भी A21 होना चाहिए, तो भाई इसको भी हटा दीजिए। यहाँ देखिए A11 कैपिटल A11 ठीक है, ये इस पोजीशन की बात हो रही है। फिर A21 कैपिटल A21, हाँ ये भी ठीक है, जो अवयव है उसी का सैखंड है, तो ये इसकी बात हो रही है। मतलब ये लिया फिर इसके बाद ये लिया, तो अब समझ गए होंगे। इसका मतलब ये पहले कॉलम के सापेक्ष प्रसार है, पहले कॉलम के सापेक्ष बता रहा है।
A31 कैपिटल A31, ठीक है, जो अवयव है उसी का सेकंड है। तो देखिए जो तीनों मान लिखे हैं ये पहले कॉलम में लिखे हैं, तो किसी एक ही स्तंभ की बात कर रहा है, ये ठीक है भाई। और जो अवयव लिया उसी का सेकंड भी लिया, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, वो डी होगा। ठीक है, तो आपको ये पूरी प्रश्नावली कंप्लीट करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इस क्वेश्चन के रूप में तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन आगे जो हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें जो भी सवाल हल करने हैं वो बिना इसकी हेल्प के नहीं हो सकते। उस दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो आप इनकी ढंग से प्रैक्टिस करिए, बाकी फिर आपको अगले वीडियो में समझाया जाएगा। धन्यवाद।